स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.5. ए न्यू यूनिट ऑफ लेंथ इज चोजन सच दैट द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज यूनिटी. What is the distance between sun and earth in terms of the new unit if the light takes 8 minutes and 20 seconds to cover this distance? तो हमने क्या किया कि इस क्वेश्चन में हमें ये कहा हुआ है कि हम लाइट की स्पीड को डिस्टेंस का यूनिट मान लेते हैं, 1 यूनिट के बराबर मान लेते हैं जो लाइट की स्पीड होती है वैक्यूम में. तो हमने बताना है कि सन और अर्थ के बीच में कितना डिस्टेंस है. अगर सन से अर्थ तक लाइट आने के लिए जो टाइम लगता है वो लगता है 8 मिनट एंड 20 सेकेंड. तो न्यू यूनिट ऑफ लेंथ किसके बराबर है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, दैट इज इक्वल टू 1 यूनिट. टोटल टाइम टेकन कितना होगा? 8 मिनट एंड 20 सेकेंड. तो 8 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकेंड बन जाएंगे प्लस 20, तो टोटल मिलाकर बन जाते हैं 500 सेकेंड. तो डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ किसके बराबर हो जाएगा? क्योंकि एक यूनिट जो है वो लाइट की वेलोसिटी के बराबर है मल्टीप्लाइड बाय टाइम. तो टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया हमने 500 से, तो दैट इज़ इक्वल टू 500 यूनिट. ये हमारे पास डिस्टेंस बन जाएगा सन और अर्थ के बीच में इन टर्म्स ऑफ द न्यू यूनिट. इसी तरह से अगर हम एक क्वेश्चन देखते हैं 2.6. विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट प्रिसाइज डिवाइस फॉर मेजरिंग लेंथ? A vernier clipper with 20 divisions on the sliding scale, a screw gauge of pitch 1 millimeter and 100 divisions on the circular scale, an optical instrument that can measure the length to within wavelength of light. तो इसमें से सबसे ज़्यादा एक्यूरेट कौन सा है? तो जिस तरह से आप लोग जानते हो कि जो लीस्ट काउंट होता है वर्नियर क्लिपर का वो किसके बराबर होता है? लीस्ट काउंट जो है दैट इज इक्वल टू 1/20. ठीक है. तो वर्नियर क्लिपर विथ 20 डिवीजन्स ऑन द स्लाइडिंग स्केल के ऊपर उसके 20 डिवीजन हैं. तो इसका मतलब 1/20 दैट इज 0.05 मिलीमीटर. तो लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गाज तो वो हो जाता है 1/100 जितने डिवीज़न होते हैं उसकी सर्कुलर स्केल पर. तो दैट इज इक्वल टू 0.01 मिलीमीटर, क्योंकि उसकी जो पिच है वो 1 मिलीमीटर हमें बताई गई है. तो इसलिए उसका जो लीस्ट काउंट हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 1/100 दैट इज 0.01 मिलीमीटर. तो लीस्ट काउंट ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट किसके बराबर होगा? दैट इज इक्वल टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट. तो वेवलेंथ ऑफ लाइट होती है 600 इंटू 10⁻⁻9 मीटर. तो दैट इज 600 इंटू 10⁻⁻9 तो इंटू 10⁻3, क्योंकि हम इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं. क्योंकि पहले की दो चीज़ें मिलीमीटर में आ गई तो इसको भी मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमें कंपैरिजन आसान हो जाएगा. तो ये बन जाता है 6 इंटू 10⁻⁻4 मिलीमीटर, तो जिसका मतलब 0.0006 मिलीमीटर. तो इसमें लीस्ट काउंट सबसे कम किसका है? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का. तो इसका मतलब ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इज़ मोस्ट प्रिसाइज डिवाइस. सबसे प्रिसाइज जो है इसमें वो बन जाता है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2.7. ए स्टूडेंट मेजर्स द थिकनेस ऑफ ह्यूमन हेयर by looking at as it through a microscope of magnification 100. He makes 20 observations and finds that the average width of the hair in the field of view of microscope is 3.5 millimeter. What is the estimate on the thickness of hair? तो इसमें ये बताना है कि एक स्टूडेंट जो है वो ह्यूमन का हेयर जो है उसकी थिकनेस को मेजर करता है जब वो किस में से देखता है? एक माइक्रोस्कोप में से, जिसकी मैग्नीफिकेशन 100 के बराबर है. तो वो इस तरह की 20 ऑब्जर्वेशंस करता है. तो विड्थ देखता है हेयर की इन द फील्ड ऑफ व्यू ऑफ द माइक्रोस्कोप इज़ 3.5 मिलीमीटर. तो उसको उस माइक्रोस्कोप में से उसकी जो विड्थ नज़र आती है वो 3.5 मिलीमीटर नज़र आती है. व्हाट इज़ द एस्टिमेट ऑन द थिकनेस ऑफ हेयर? तो हेयर की थिकनेस कितनी है? एवरेज विड्थ ऑफ द हेयर, जो एवरेज का मतलब जो उसने 20 ऑब्जर्वेशंस ली थी, तो 20 ऑब्जर्वेशंस में उसने ये देखा उसकी एवरेज जो आई थिकनेस ऑफ हेयर की वो आई 3.5 मिलीमीटर. तो मैग्नीफिकेशन कितनी है?
मतलब ये जो 3.5 मिलीमीटर दिखाई दे रहा था, ये 100 टाइम्स मैग्नीफाइड दिखाई दे रहा था माइक्रोस्कोप में से। उसकी जितनी विड्थ थी उससे 100 टाइम्स हमें ज़्यादा दिखाई दे रही थी। तो फिर एक्चुअल थिकनेस कितनी होगी? 3.5 डिवाइडेड बाई 100, दैट इज इक्वल टू 0.035 मिलीमीटर। ये उसकी एक्चुअल थिकनेस जो है वो हो जाएगी। आंसर द फॉलोइंग। A part, you are given a thread and a meter scale. How will you estimate the diameter of the thread? तो आपको एक थ्रेड दिया गया है और एक मीटर स्केल दी गई है, तो आपने डायमीटर निकालना है थ्रेड का। बी पार्ट, ए स्क्रू गाज हैज़ ए पिच 1 मिलीमीटर एंड 200 डिवीजन्स ऑन इट्स सर्कुलर स्केल। डू यू थिंक it is possible to increase the accuracy of the screw gauge arbitrarily by increasing the number of divisions on the circular scale? तो एक स्क्रू गाज है, तो उसकी पिच जो दी गई है वो है 1 मिलीमीटर, तो उसके सर्कुलर स्केल के ऊपर 200 डिवीजन्स हैं। तो आप क्या आप ऐसा सोचते हो कि क्या ये पॉसिबल है उसकी एक्यूरेसी को बढ़ाना? अगर क्या करें, स्क्रू गाज क्या इंक्रीज करेंगे? बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल। सर्कुलर स्केल के ऊपर अगर 200 डिवीजन्स हैं तो 200 डिवीजन से ज़्यादा डिवीजन्स बना के क्या हम उसकी एक्यूरेसी को बढ़ा सकते हैं? तीसरा जो है, द मीन डायमीटर ऑफ ब्रॉस रॉड इज़ टू बी measured by vernier calipers. Why is a set of 100 measurements of the diameters expected to yield more reliable estimate than a set of 5 measurements only? तो हमने क्या करना है कि एक ब्रॉस की राड है, उसका वर्नियर कैलिपर से हमने क्या करना है, डायमीटर मेजर करना है। तो ऐसा क्यों समझा जाता है कि अगर हम 100 रीडिंग्स लेंगे, 100 ऑब्जर्वेशंस लेंगे, तो एक्यूरेसी ज़्यादा होगी किसके कंपैरेटिवली? अगर हम सिर्फ 5 ऑब्जर्वेशंस ही लेंगे। 5 ऑब्जर्वेशंस का मतलब 5 बार ही उसका डायमीटर करके निकाल के उसका मीन निकालेंगे, या फिर 100 बार उसका डायमीटर निकाल के उसका मीन निकालेंगे। तो किस में एक्यूरेसी ज़्यादा होगी? तो इसमें ये क्यों कहा जाता है कि ऐसा क्यों समझा जाता है कि 100 ऑब्जर्वेशन वाले में एक्यूरेसी ज़्यादा होगी? तो हम इसके तीनों पार्ट्स का आंसर कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये है कि हमें थ्रेड और स्केल दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, हमने डायमीटर जो है उसको मेजर करना है। तो आप क्या करोगे कि एक पेंसिल ले लोगे, राउंड पेंसिल जो होती है, तो पेंसिल के ऊपर धागे को वाइंड करोगे, तो धागा एक दूसरे से टच करना चाहिए। तो लेकिन ये है कि धागा एक दूसरे के ऊपर नहीं आना चाहिए, कि मतलब एक टर्न के ऊपर टर्न नहीं आना चाहिए। तो धागा जो है एक दूसरे से अच्छी तरह से टच करना चाहिए क्लोजली, और इसको हमने पूरी पेंसिल के ऊपर वाइंड कर देना है। तो आप क्या करोगे कि मेजर द लेंथ ऑफ द कॉइल, ये जो आपने धागा किया था इसकी लेंथ मेजर कर लो, जो कॉइल बन गई ना आपके पास, यानी लेंथ मेजर कर लो। इफ़ एल इज़ द लेंथ ऑफ द कॉइल एंड एन इज़ द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल, देन द लेंथ ऑक्यूपाइड बाई ईच टर्न। तो अगर एल जो है लेंथ है टोटल कॉइल की, यानी जो पेंसिल की लेंथ है, अगर हमने पूरी पेंसिल के ऊपर लपेटा था तो पूरी पेंसिल की लेंथ जो है वो एल के बराबर है। तो उसके ऊपर हमने धागा कितनी बार लपेटा? एन बार। तो उस केस में जो हर एक लेंथ जो हर एक टर्न जो है वो कितनी लेंथ को ऑक्यूपाई करेगा, दैट इज इक्वल टू द थिकनेस ऑफ द थ्रेड, दैट इज इक्वल टू एल बाई एन। दिस इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द थ्रेड। तो एल बाई एन के बराबर आ जाएगा। तो हमने लेंथ किसके साथ मेजर कर ली? हमने लेंथ मेजर कर ली मीटर रॉड के साथ। जो मीटर रॉड हमें दी गई थी तो उसके साथ हमने लेंथ मेजर कर ली। तो जितने नंबर ऑफ टर्न थे वो तो हमें पता ही थे, हमने खुद ही वाइंड किए थे उसके ऊपर, तो वो भी हमें पता है। तो हम अब क्या कर सकते हैं कि एल बाई एन जो है दैट विल बी द थिकनेस ऑफ द थ्रेड। उसके बाद इसमें क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया था कि अगर हम 200 डिवीज़न थे, किसके ऊपर? 200 डिवीज़न थे उसके ऊपर सर्कुलर स्केल के ऊपर, जो हमारे पास स्क्रू गाज था, स्क्रू गाज की सर्कुलर स्केल के ऊपर 200 डिवीज़न थे। तो हम चाहते हैं कि उसकी हमने उसके नंबर ऑफ डिवीज़न बढ़ा के क्या हम उसकी एक्यूरेसी को बढ़ा सकते हैं? यस, हम बढ़ा सकते हैं उसकी एक्यूरेसी को। किस तरह से? क्योंकि जितने ज़्यादा डिवीज़न होते हैं
ठीक है। इसका लीस्ट काउंट किसके बराबर होता है? स्क्रू गाज का लीस्ट काउंट होता है पिच डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। तो सर्कुलर स्केल के ऊपर जितने ज़्यादा डिवीज़न होंगे तो लीस्ट काउंट उतना ही कम हो जाएगा। तो लीस्ट काउंट जब कम हो जाने का मतलब होता है कि एक्यूरेसी जो है वो ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो लेकिन इसमें एक चीज़ और देखने वाली है कि जब आप इसके ऊपर ना सर्कुलर स्केल के ऊपर बहुत ही ज़्यादा डिवीज़न बना दोगे, जैसे 200 तो पहले से बने थे, अगर आप 200 के बदले 300 डिवीजन्स बना देते हो तो उस केस में क्या होता है कि थोड़ा सा देखना मुश्किल हो जाएगा, हमें उसको रिजॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा। हमारी आंखों की रेजोल्यूशन इतनी नहीं होती कि हम उसको क्लियरली हर एक डिवीज़न हमें क्लियर नज़र आए, तो ये हमें डिफ़िकल्टी आएगी। तो अगर हम थ्योरेटिकली बात करें, थ्योरेटिकली तो हम कहेंगे कि अगर हमने नंबर ऑफ डिवीजन्स बढ़ा दिए सर्कुलर स्केल के तो क्या होगा कि एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। लेकिन अगर हम बात करें कि एक्चुअल प्रैक्टिकली इसको यूज़ करने की, तो प्रैक्टिकली जब हम इसको यूज़ करेंगे तो क्या होगा कि इतने ज़्यादा डिवीज़न हो जाएंगे छोटी सी सर्कुलर स्केल के ऊपर, अगर 200 से भी ज़्यादा डिवीज़न हो जाएंगे तो उनको देख पाना मुश्किल होगा हमारे लिए थोड़ा, ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन क्या था हमारा, मतलब 100 डिवीजन्स लेकर एक्यूरेसी ज़्यादा होती है या नहीं होती, क्यों ऐसा माना जाता है? आप लोगों को पता है कि अगर हम 100 डिवीज़न वाले की एक्यूरेसी डेफिनेटली ज़्यादा होगी 5 ऑब्जर्वेशन के मुकाबले में। अगर हम 100 ऑब्जर्वेशंस लेते हैं उसकी एक्यूरेसी ज़्यादा होगी। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब रैंडम एरर्स होते हैं, रैंडम एरर्स में क्या होता है कि जब हम इसकी मेजरमेंट करते हैं किसी भी चीज़ की, तो हर एक में कोई ना कोई एरर आ जाता है जिसको हम रैंडम एरर्स कहते हैं। तो जब हम जितनी ज़्यादा रीडिंग्स लेंगे, जितनी ज़्यादा ऑब्जर्वेशंस लेंगे, तो उतना ही ज़्यादा इन एरर्स के आपस में कैंसिल होने की चांसेस ज़्यादा होते हैं। एरर्स एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाते हैं क्योंकि कुछ एरर्स नेगेटिव आते हैं, कुछ पॉजिटिव आते हैं। तो जब हम इसको ऐड करते हैं तो ऐड करने से क्या होता है कि नेगेटिव और पॉजिटिव एरर आपस में कैंसिल हो जाते हैं। तो जितनी ज़्यादा ऑब्जर्वेशंस होंगी तो उतने ही ज़्यादा एरर्स के आपस में कैंसिल हो जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं और मेजरमेंट जो है वो ज़्यादा एक्यूरेट आ जाती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2.9, द फोटोग्राफ ऑफ ए हाउस ऑक्युपाइज एन एरिया ऑफ 1.7 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑन ए 35 मिलीमीटर स्लाइड। द स्लाइड is projected on the screen and the area of the house on the screen is 1.555 meter square. What is the linear magnification of the projector screen arrangement? तो इसका आपने बताना है कि लीनियर मैग्निफिकेशन कितनी हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा कि एक घर की, एक हाउस की फ़ोटो है तो जो कि एक स्लाइड के ऊपर बनी हुई है, तो 30 मिलीमीटर स्लाइड के ऊपर बनी हुई है। तो इसके ऊपर कितना एरिया ऑक्यूपाई कर रही है? 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑन 35 मिलीमीटर स्लाइड, ठीक। तो दिस स्लाइड इस स्लाइड को हम प्रोजेक्ट करते हैं स्क्रीन के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर उसका इमेज बनाते हैं प्रोजेक्टर की मदद से। हम स्क्रीन के ऊपर उसका इमेज बनाते हैं तो इमेज बनता है 1.555 मीटर स्क्वायर। तो आपने बताना है कि लीनियर मैग्निफिकेशन जो है वो कितनी होगी। तो इसमें देखिए एरिया ऑक्यूपाइड किसके बराबर है? 1.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1.75 इंटू 10⁻⁻² मीटर में चेंज कर लेते हैं तो ये बन जाएगा उसका स्क्वायर हो गया 1.75 इंटू 10⁻⁻4 मीटर का स्क्वायर। एरिया इमेज का कितना बन रहा है? 1.55 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो एरियल मैग्निफिकेशन कितनी होगी? अगर हम एरिया का मैग्निफिकेशन निकालते हैं, अभी हमने लीनियर मैग्निफिकेशन नहीं निकाली, एरियल मैग्निफिकेशन मतलब एरिया कितना मैग्नीफाइड हो गया। हमें जो स्क्रीन के ऊपर एरिया दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है 1.55 मीटर स्क्वायर। तो लेकिन जो इसका स्लाइड का एरिया है, स्लाइड के ऊपर जो मकान का एरिया है वो बनता है 1.75 इंटू 10⁻⁻4। जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो बनता है 0.8857 इंटू 10⁻⁴, ठीक है।
इतनी मैग्नीफिकेशन हो जाती है। तो लीनियर मैग्नीफिकेशन किसके बराबर होगी? एरियल मैग्नीफिकेशन का रूट, क्योंकि एरियल मैग्नीफिकेशन होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। तो अब इसमें एरियल मैग्नीफिकेशन जो है वो किसके बराबर हो जाएगी? लीनियर मैग्नीफिकेशन रूट ऑफ एरियल मैग्नीफिकेशन। तो इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो ये बनता है 0.941 इंटू 10⁻²। यहाँ लिख सकते हैं 94.1। तो लीनियर मैग्नीफिकेशन जो है वो 94.1 टाइम्स बन जाती है। नेक्स्ट इज स्टेट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द फॉलोइंग। इन सभी में बताइए कि सिग्निफिकेंट फिगर कितने कितने हैं। आप लोगों को सिग्निफिकेंट फिगर निकालने आते हैं। पहले में आप ए पार्ट में देखो तो ये जो ज़ीरोज़ आ रहे हैं वो लेफ़्ट पर आ रहे हैं। जो नॉन ज़ीरो डिजिट है 7, तो उसके लेफ़्ट पर ज़ीरो आ रहे हैं, वो सिग्निफिकेंट नहीं होते, इसलिए इसमें सिग्निफिकेंट फिगर है 1। अगर हम बी में देखेंगे तो 2, 6, 4 ये सभी सिग्निफिकेंट फिगर हैं, लेकिन जो 10 की पावर होती है कोई भी, उसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं होती, वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। तो बी में 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। अगर हम देखेंगे सी में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हमारे पास बन जाते हैं? डेसिमल के बाद 2, 3, 7 ये सिग्निफिकेंट है, और उसके बाद जो ज़ीरोज़ आते हैं तो नॉन सिग्निफिकेंट के बाद जो सिग्निफिकेंट ज़ीरोज़ आते हैं वो भी सिग्निफिकेंट फिगर हो जाते हैं। तो इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर बन गए। अगर हम देखेंगे डी में, इसी तरह से उसमें भी 4 बन गए, क्योंकि जो नॉन सिग्निफिकेंट के बाद जो ज़ीरो आ रहा है डेसिमल के बाद तो वो सिग्निफिकेंट होता है, इसमें भी 4 बने। तो ई पार्ट में देखेंगे तो 6.032, तो इसमें 6 आ गया पहले। अगर तो पहले 6 के बदले 0 होता तो तब तो 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर बनने थे, तो लेकिन पहले 6 आ गया तो 0 जो आ रहा है वो 6 और 3 के बीच में आ रहा है, इसलिए ये भी सिग्निफिकेंट फिगर हो गया। तो इसलिए इसमें भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। तो एफ पार्ट में अगर हम देखेंगे तो एफ पार्ट में 6 से पहले जितने भी ज़ीरोज़ हैं दे आर नॉट सिग्निफिकेंट, क्योंकि आपको पता है डेसिमल के बाद और नॉन ज़ीरो से पहले जितने भी ज़ीरोज़ होते हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं। तो इसलिए पहले ज़ीरोज़ कोई सिग्निफिकेंट नहीं, तो 6032 जो हैं ये सिग्निफिकेंट होंगे। तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर इसमें बन जाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2.11, तो इसमें ये है द लेंथ ब्रेथ एंड थिकनेस ऑफ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ मेटल आर 4.234 मीटर, 1.005 मीटर and 2.01 centimeter respectively. Give the area and volume of the sheet to correct significant figures. देखिए लेंथ ब्रेथ और हाइट हमें दिए हुए हैं मीटर्स में, तो सरफेस एरिया शीट का हमने निकालना है, सरफेस एरिया ऑफ शीट, ठीक है। तो इसमें 2 लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट, तो सबकी वैल्यू को लिखेंगे तो ये हमारे पास आ जाता है 8.72 मीटर स्क्वायर। इसको पहले तो आ गया 8.7208 मीटर स्क्वायर, लेकिन इसमें सबसे हमारे पास जो कम सिग्निफिकेंट फिगर थे वो कितने थे? 3। हाइट में 3 सिग्निफिकेंट फिगर थे, तो आंसर भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर में आना चाहिए। इसलिए हमने क्या किया, 8 को जब हमने रिमूव किया तो उससे पहले आ जाएगा 1, तो 721, तो 1 को भी रिमूव करेंगे तो 872 मीटर स्क्वायर। तो वॉल्यूम किसके बराबर बन जाएगी? 4.234 इंटू 1.005 इंटू 0.0201, तो ये बनता है 0.0855 मीटर क्यूब। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर बन रहे हैं? 3 ही बन रहे हैं इसमें। तो ये दोनों हमारे जो आंसर्स आ गए तो ये करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर में आ गए, क्योंकि जब भी हम कोई इस तरह का मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हैं, जैसे इसमें एडिशन हुई या इसमें मल्टीप्लिकेशन हुई, तो इन केसेस में आपको पता है कि क्या होता है कि जो आंसर आना चाहिए, तो इनमें से जितनी भी हमें टर्म्स दी गई थी उसमें सबसे कम जिसके सिग्निफिकेंट फिगर थे उतने सिग्निफिकेंट फिगर्स में हमारा आंसर जो है वो आना चाहिए। तो ये हमारा आंसर इसमें बन जाएगा।